चलिए बढ़िया। इसमें पीटी में कौन कौन है जी? क्वालीफाई में भी हैं आप? क्वालीफाई है। और बाकी तो ऑनलाइन में भी कई बच्चे का देखे, अभी तक 20-25 तो का आया है वहाँ। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, कट ऑफ तो बहुत कम था जी, इसका मतलब निगेटिव निगेटिव में आप लोग निगेटिव बहुत ज्यादा किए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है। हाँ, आप जो लोग पास हो गए वो लोग तो सोचो डू और डाई है, एकदम करो या मरो, एकदम पूरे जोश में लगिए। समय आपका अभी है नहीं, जो बीपीएससी जो अध्यक्ष है एकदम राइट टाइम 12 मई, वो 13 भी नहीं करने जा रहा। देख रहा है आज के रिजल्ट करना था तो रात में 12 बजे रिजल्ट कर देना, तो इसका मतलब है कि एकदम एक्टिव फॉर्म में जो चाहिए जो है 12 मई को मेंस एग्जाम आपका एकदम निर्धारित शेड्यूल पर हो जाएगा। हम लोग अपने सिलेबस को इस तरह का डिजाइन किया है कि आपका अप्रैल में ही पूरे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी चीज बचा हुआ नहीं रहेगा। तो सारे सिस्टम आपका अप्रैल में हम खत्म कर लेंगे, मई में आप निश्चिंत होकर आराम से तैयारी करोगे। इसमें अपना 8 दिन 10 दिन पूरा का पूरा स्वाध्याय कीजिए, जाकर एग्जाम दीजिए। दूसरा, जिन लोगों का पीटी नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस बार सीट बहुत कम थी, समझो अभी मेडिकल इंजीनियरिंग से भी ज्यादा टफ अभी बीपीएससी चल रहा है। 3 लाख बच्चे में 3000 रिजल्ट, 3500 रिजल्ट, एक बहुत बड़ी संख्या समझिए फेल का ही है। तो इसीलिए जिन बच्चों का पीटी नहीं हुआ है वही बच्चे बस अब एक्टिव होकर के पीटी की तैयारी में कस के जुट जाए। अगली बार सीट ज्यादा आने जा रहा है, कारण है कि इस बार संभावित है सीडीपीओ बीपीएससी और भी कई पोस्ट ज्वाइन होकर आपका टेस्ट होगा। इस बार से भी नीचे कटअप होगा, कई तरह के कटअप जारी होगा। बीपीएससी के लिए कटअप इतना होगा, सीडीपीओ के लिए कटअप इतना होगा, तो कटअप भी अब कई वैरायटी का होगा। इसमें जो लोग बाउंड्री लाइन पे है इस बार उम्मीद है सब लोग निकलेंगे। तो जो लोग मेंस एक बार बढ़िया से तैयार कर लिए, पीटी अगर हो गया तो अगली बार बस मेंस के केवल राइटिंग स्किल खाली डेवलप करना है, क्लास की आवश्यकता नहीं रहे। पढ़ा हुआ है केवल मेंस का बस टेस्ट लीजिए, मेंस का लिखने का कला ठीक कीजिए, बस काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें पीटी के लिए 2-3 चीज आपको बढ़ाया गया है। एक तो वीडियो जारी भी आपका होगा, संडे संडे यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज पीटी का किया गया है, 150 क्वेश्चन का कंप्लीट बीपीएससी मॉड्यूल इसमें डिस्कशन के साथ किया गया है। इस संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे से शुरू हो जाएगा, तो वो ऑफलाइन के साथ है। यहीं आपका पटना ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज होगा, ऑनलाइन में भी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। उसका फीस 600 रखा गया, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे को भी आज और कल ऑफर है, लोग का 200 में पूरे टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। ऑफलाइन बच्चे का कोई एडमिशन है नहीं, जिस दिन टेस्ट है 20 रुपीज दीजिए, ये समझो निःशुल्क है। उसके बदले में 15-16 पेज ही मिलना है, क्वेश्चन सब आपका जेरॉक्स मिलेगा, वो पेज लीजिए, ओएमआर लीजिए, डिस्कशन लीजिए, पूरा टेस्ट लीजिए और तब आप निकलिए। तो उससे आपकी तैयारी कैसी है ये भी क्लियर होते जाएगा। टेस्ट के लिए करंट अफेयर या जो टॉपिक है वो पूर्व से अनाउंस होगा, कितने इस मंथ का करंट ठीक करेंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो उससे आप पहले से तैयार करके तब टेस्ट दोगे तो अच्छा हो जाए। तो हम लोग उसी अनुरूप से उसको कवरेज दे रहे हैं। तो आपका ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया है उनको थोड़ा सा गंभीरता, अपने रूटीन प्रोग्राम और सीरियस करना। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने और मेहनत को बढ़ाइए। अगले ये नहीं कुंभ का मेला 12 साल पर आए, 12 साल पर आता है, दुख की बात है। बस जैसे ही रिजल्ट आया मालूम चलेगा, 8 से 10 दिन के अंदर नया नोटिफिकेशन आए, फिर एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। 10 दिन के अंदर 69 में पहुंचने जा रहा, तो इसलिए आप अपना रेडी रहिए मोड में कि अपना पूरी तैयारी रहे। चलिए तो हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। इसमें पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती में पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे इनके विचार चिंतन। कौन कौन सा चिंतन किए थे? पहला नंबर क्या किए थे? अन्न ही भगवान है। दूसरा नंबर अच्छा आत्मनिर्भरता बुआई से कटाई तक। तीसरा नंबर नहीं, 2 ही किए। चलिए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के अन्य विचारों को हम लोग पिछले क्लास में समझे हुए थे, फिर से एक बार समझ के लिखने की प्रक्रिया करेंगे। इनका मानना था पहला नंबर अन्न ही भगवान है और अन्न के उत्पादन करता किसान उनसे भी महान। दूसरा नंबर हम लोग देखे थे कि वे बुआई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया में क्या चाहते थे? आत्मनिर्भरता, कि किसान आत्मनिर्भर रहे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाए थे, स्वामी जी का जो विचार था उसमें आपने देखा कि ये खुद स्वयं जमींदार घराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद भी ये जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कर रहे थे। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से हटाना। इनका मानना है कि जमींदारी जो प्रथा है उसका उन्मूलन हो, इससे जो किसानों का शोषण हो रहा है उस शोषण से किसान मुक्त हो जाए। अगला नंबर हम लोग देखें कि वे भूमि सुधार के लिए भी वकालत कर रहे थे। उनका मानना था कि कुछ लोगों के पास भूमि का संकेंद्रण और अधिकांश किसान सीमांत किसान या भूमिहीन है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और इसके लिए भूमि का क्या होना चाहिए? पुनर्वितरण होना चाहिए। पुनर्वितरण का मतलब क्या है? फिर से भूमि को बांटना, सबको बराबर बराबर भूमि रहे, फिर जाके सही रहेगा। अगला नंबर कुछ पॉइंट्स और बताए थे, याद करो। सहजानंद सरस्वती के पॉइंट्स आपको पिछले दिन बताए थे, याद कीजिए, जल्दी ध्यान दो। पिछले हाँ बहुत बढ़िया बताए थे कि किसानों को खेती करने में कोई भी तरह का शर्म महसूस नहीं होके गर्व महसूस होना चाहिए। भूमि के साथ उनका भावनात्मक लगाव होना चाहिए, भावनात्मक लगाव होनी चाहिए। भूमि को वो माता के समान पूज्य नहीं माने, तो वे भूमि के साथ पूरे दिल से जुड़े, भाव से जुड़े। ये चीज हम लोग देखे थे। तो जल्दी फटाफट इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाएं, लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाएं, लिखिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वामी सहजानंद सरस्वती गरीब और सीमांत किसान, गरीब और सीमांत किसान, सीमांत किसान का मतलब छोटे छोटे किसान जिनके जो क्या छोटे हो, गरीब और सीमांत किसान के शोषण के खिलाफ थे, के शोषण के खिलाफ थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही, उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए। किसानों के स्थिति में सुधार के लिए, किसानों के स्थिति में सुधार के लिए, सुधार के लिए वे भूमि सुधार के पक्षधर थे, वे भूमि सुधार के पक्षधर थे। मुट्ठी भर किसानों, मुट्ठी भर किसानों के पास भूमि का संकेंद्रण होना, मुट्ठी भर किसानों के पास भूमि का संकेंद्रण होना, संकेंद्रण होना, और बहुसंख्यक किसान का, और बहुसंख्यक किसान का
सीमांत किसान की प्रकृति होना, सीमांत किसान की प्रकृति होना, सीमांत किसान की प्रकृति होना या भूमिहीन होना, या भूमिहीन होना, वे भारतीय कृषि पद्धति का दोष समझते थे, वे भारतीय कृषि पद्धति का दोष समझते थे, भारतीय कृषि पद्धति का दोष समझते थे। इसके लिए वे भूमि के पुनर्वितरण के पक्षधर थे, भूमि के पुनर्वितरण के पक्षधर थे, भूमि के पुनर्वितरण के पक्षधर थे। नेक्स्ट पॉइंट नीचे डैश लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, स्वामी जी का यह मानना था, स्वामी जी का यह मानना था कि जिस भूमि से किसान कृषि उत्पाद प्राप्ति करते हैं, किसान कृषि उत्पाद प्राप्ति करते हैं, कृषि उत्पाद प्राप्ति करते हैं, उस भूमि के साथ उनका भावनात्मक संबंध हो, उस भूमि के साथ उनका भावनात्मक संबंध हो, उस भूमि के साथ उनका भावनात्मक संबंध हो, भावनात्मक संबंध हो। किसान कृषि कार्य करने में, किसान कृषि कार्य करने में स्वयं गौरव महसूस करें, स्वयं गौरव महसूस करें। आपको याद होगा कि स्वामी जी एक चीज के खिलाफ और आवाज उठा रहे थे, बकास्त भूमि। बकास्त भूमि का मतलब याद है सबको, जिस भूमि पर किसानों का अधिकार तो हो लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित ना हो। स्वामी जी इसके पक्ष में भी कहते हैं कि ऐसी भूमि पर किसका अधिकार होना चाहिए, किसान का नाम सरकार के पास भी होनी चाहिए। तो ये इस तरह की भूमि और भी कई तरह की भूमि जो जोत का आकार छोटा है, कई विवादित भूमि है, इसके लिए वे चाह रहे हैं कि ये सभी मुद्दा सुलझ जाए। तो भूमि सुधार की भी बात कर रहे हैं। नीचे जैसे लिख दीजिए, लिखिए किसानों के बकास्त भूमि की समस्या, बकास्त भूमि की समस्या तथा भूमि संबंधी अन्य विवाद, भूमि संबंधी अन्य विवाद में वे किसानों के पक्षधर थे, में वे किसानों के पक्षधर थे। चलिए इनके चिंतन को हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग देखें स्वामी सहजानंद सरस्वती के आगे की एक्टिविटी कैसे रहा है। इसमें कांग्रेस के साथ इनके संबंध को हम लोग देखें, इसके बाद वामपंथ के साथ इनके संबंध को देखें, इसके बाद हम लोग देखें, पहले इन बातों को समझिए। देखिए पहले ठीक से, जिस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती दंडी स्वामी बन गए, जगह जगह घूम रहे थे, 1920 में महात्मा गांधी के कहने पर कि भाई आप जैसे विद्वान, कर्मठ, जुझारू लोगों का जरूरत है अभी कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें, अंग्रेजों के खिलाफ रहे। तो स्वामी जी शामिल हो गए कि नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सही। और उसी क्रम में वे सभी जगह घूम रहे थे, तो वो देखे कि सबसे खराब स्थिति किनकी है, किसानों की। इनके शोषण करने वाले न केवल अंग्रेज हैं, बल्कि इनके शोषण स्वयं भारतीय ही कर रहे हैं। जमींदार हैं, भारतीय में ही महाजन है, भारतीय में ही जमींदार छोड़ के और राजा है, ये सभी के द्वारा शोषण हो रहा है। जमींदार कहीं एक का हो गया, ऐसा पिछला जमींदार और जमींदार सब राजा कहलाते हैं, तो वे सभी इनका शोषण कर रहे थे। और आपको हम समझाए थे कि जब भी इन किसानों के शोषणकर्ता के रूप में अंग्रेज का नाम आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कस की आवाज उठाती थी, लेकिन जैसे ही इन लोग का नाम आ जाए, कांग्रेस में इन लोग भी कई संख्या में सदस्य थे, तो इन लोग चुप्पी साध देते, किसानों की कोई बात नहीं उठाते जब इनकी बात आती। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के आवाज बने, कोई भी इनका शोषणकारी वर्ग हो, सभी के खिलाफ वो आवाज उठाते। और इसी क्रम में बिहार की बात है, हमने देखा कि उनका जो मेन जो बनाया गया केंद्र बिंदु बिहार के कहां है, इनका आश्रम हम लोग देखे बिहार में कहां है, बेटा क्या नाम से, सीताराम आश्रम। स्वामी सहजानंद सरस्वती का देखो दो आश्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन, एक तरफ गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम है, तो दूसरा तरफ किसानों के लिए सीताराम आश्रम। तो आपको ध्यान रखना बेटा में इनका जो सीताराम आश्रम है, इसी आश्रम में बिहार को केंद्र बिंदु बनाया। भले इन्होंने अखिल भारत स्तर पर वर्क किया, लेकिन मेन केंद्र बिंदु बिहार का बेटा सीताराम आश्रम। अब 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया, 34 का भूकंप पड़ा ना नहीं। अब 34 में जब भूकंप आया तो भूकंप के दौरान गांधी जी भी आए, हजारों किसानों का मकान गिर गया, बेघर हुए। तो गांधी जी से स्वामी सहजानंद सरस्वती की अच्छी जो है पटरी थी, गांधी जी के कहने पर ही आए थे। 34 में स्वामी सहजानंद सरस्वती गांधी जी से कहे कि किसानों की स्थिति खराब है, घर गिर गया है, तो इन लोग को कुछ अंग्रेज से कहिए मदद कर। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मदद एकदम होगा, हम कल ही दरभंगा महाराज से मिलते हैं और दरभंगा महाराज से मदद हम करवाएंगे। इन लोग ये सुनना स्वामी जी का पारा हाई हो कि किसान टैक्स देते हैं अंग्रेज को, तो खाली दरभंगा महाराज क्यों मदद करें, और आप महाराज इनका शोषक है, वर्ग है, ये महाराज को इतना बढ़िया से आप क्यों मान रहे हैं। महाराज से हम क्या बात करेंगे, अंग्रेज इसको कहे कि भाई रिलीफ देंगे, इन लोगों का किसानों का जो भी मालगुजारी करता है, इस मालगुजारी में अंग्रेज से कहिए कि छूट दे, भूकंप के कारण त्रस्त है, एक साल नहीं लेंगे। गांधी जी से इन मुद्दे पर विवाद हुआ और इसके बाद इन्होंने सोच लिया कि हम वैसे लोग के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे जिसके लिए इन सभी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। गांधी भी इन्हीं के पक्ष में। और इसीलिए आप देखें कि 11 अप्रैल 1936, 34 के बाद इनका मोह भंग है, 35 से ही ये पूरे चारों तरफ घूम रहे हैं, और 36 में अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया कि हम किसानों की आवाज बनेंगे, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सहजानंद सरस्वती जब किसी भी सभा को करते तो कांग्रेस की सभा से ज्यादा भीड़ सहजानंद सरस्वती की सभा में होती। किसानों की संख्या ज्यादा थी, पूरे चल देते, कांग्रेस उतनी भीड़ नहीं लगा पाई जितनी भीड़ जुटा पा रहे हैं। और इसके कारण अब देखिए इनके सदस्यों की संख्या 37 आते आते 2.5 लाख पहुंचा।
तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े सिस्टम के लीडर बने हो। उसी बीच 1937 में चुनाव निर्धारित हुए। आपको याद है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 37 में प्रांतीय चुनाव था, और जब बिहार प्रांत के चुनाव की बात हुई तो अखिल भारतीय किसान सभा के वो सब कह रहे हैं किसान, स्वामी जी आप भी खड़ा हुई, हम लोग की तरफ से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुई और हम लोग कैंडिडेट दीजिए, हम लोग जिताएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का कहना था कि हम तो खड़ा होंगे ही, कब? जब किसानों का कोई नहीं सुनेगा तब। कांग्रेस का पूरा ध्यान था कि भीड़ इनके पास है, अगर ये आदमी को खींच लेंगे तो पूरा किसान खींचा जाएगा। आजकल देखते हो ना, एक आदमी को खींचने के लिए जीतन राम मांझी थे, वो खींचे तो समझते हैं पूरा मांझी खींचा गया। एक खींचते हैं कि बस चिराग पासवान कहते हैं बस पासवान खींचा गया, एक झगड़ लगाते हैं कि बस एक खींचे खींचा गया, वो निकल गया तो निकल गया। बट उसी समय इस समय तो समझो एक जाति नहीं, किसान ही एक जाति, और उसके नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा। तो कांग्रेस क्या कर रही है, चुनाव के समय अपनी जो मैनिफेस्टो जारी कर रही है, मैनिफेस्टो का मतलब हो गया घोषणा पत्र। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि हमारा प्रमुख मुद्दा किसानों का मुद्दा हो, जो भी वर्ग किसान के शोषण करता है हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, किसानों के हित में कार्य करेंगे। जब उनके घोषणा पत्र में किसानों की बात आई तो स्वामी सहजानंद सरस्वती कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं, किसान का हित होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान के लिए बहुत बातें लिखी गई। इसमें कई बातों कहे कि लिखो जमींदारी प्रथा को हटाएंगे, उन्मूलन करेंगे, कांग्रेस घोषणा पत्र में जोड़ कि जो कहे कि विकास भूमि सबके नाम से होगा, जोड़ दी। अब स्वामी जी का कहना है कि हम लोग की जितनी डिमांड है इस सब घोषणा पत्र में लिखा ही है, तो हम लोग सब किसान मिलकर कांग्रेस को जिता, कांग्रेस जीत जाती है तो हम लोग इन डिमांड को इनसे पूरा करवाएं। और 37 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री पहला बन गए। अब यूनिस खा के बारे में नहीं करके सीधे हम लोग यहीं से चलेंगे। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री के रूप में बने, पूर्ण बहुमत प्राप्त करके। अब सारे किसानों की उम्मीद थी कि हमारी आवाज बनेंगे कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बड़ा उत्साहित थे कि किसान जिनको कॉपरेट किया जीत गए। अब हुआ क्या समस्या, किसान जो भी चाह रहे थे, कृष्ण सिंह के समर्थक जो जीते हुए थे वे जमींदार ही थे, अधिकांश महाजन थे, सूद ब्याज पर जो पैसा लगे हैं वही सब इलेक्शन में खड़ा और वही सब जीता। तो इनकी जो डिमांड है अगर पूरा करें तो इनका हित टकरा रहा है। अब बताओ कोई मुख्यमंत्री चाहेगा कि इनका हित टकरा दें, कि समर्थन वापस ले ले, हमारा ही सरकार गिर जाए? आप देखे होंगे कि सब नेता लोग कितना जो तेज होते हैं, ये उसका विरोध दिल्ली बाहर हंगामा, लेकिन जब अपना पेमेंट बढ़ाने की बारी आई तो सब मिलकर पारित करते हैं। देखना पेपर में कितना विरोध रहेगा ना, तो कहेगा कि विधायक का पेमेंट 25,000 बढ़ा और पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, उसमें लोग पूरा ताली पीटते हैं, बहुत बढ़िया हम लोग सब एक। तो इन लोग भी हित सब देखेंगे ना अपना, इनके हित टकरा रहे। तो अब बताइए क्या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कुछ काम करेंगे? ऐसा बोलेंगे कि हम जमींदारी प्रथा को हटाना चाहते हैं? कभी नहीं बोले, क्योंकि इनके अधिकांश यहाँ जीते हुए जमींदार है। और एक साल तक स्वामी सहजानंद सरस्वती भेंट किए। 1938 जब आ गया तो किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता कांग्रेस से स्वामी सहजानंद सरस्वती का मोह भंग कर दी। देखो इस क्वेश्चन का लेटेस्ट ट्रेंड है, नया ट्रेंड क्या आएगा, क्वेश्चन देगा अखिल भारतीय किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग क्यों हुआ और उसके बाद उनका क्या रुख रहा, स्पष्ट कर। अब लड़का को स्वामी सहजानंद का नाम भी नहीं दी, वो कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा, समझ लिया स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्यों बना, हम लोग चले क्यों शामिल हुए थे, चले क्यों मोह भंग हुआ, हम लोग बात चल रहा है। और अब जब मोह भंग हुआ तो कहा जाए, तो अब कहां जाएंगे हम लोग, वहां पे चलते हैं। तो 38 में किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीनता से स्वामी सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया और वो किसानों की सभा में बोलने लगे कि कांग्रेस को हम लोग समर्थन देके बहुत खराब काम, अब हम लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। तो उनको लगा कि तो आखिर किसके पक्ष में जाए। तो इस समय बहुत बढ़िया एक रूप में चल रहे थे और वह था मार्क्सवाद, जिसको हम लोग देखे वामपंथ जिनको कहते, वामपंथी या मार्क्सवाद। वामपंथी बन गए स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसी को मार्क्सवाद कहते। देखिए कांग्रेस के मोह भंग होने के बाद इंडिया में अब देखो एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, उसका कहना था कि दुनिया के मजदूर एक, इनका कहना था साम्यवाद, सभी भूमि को बराबर बांट, इनका कहना था वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज का मतलब समाज में ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, जितने समाज के लोग हो सब एक जैसा हो, उसको वर्ग विहीन समाज कहें। तो इनका मानना है कि वर्ग विहीन समाज हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। और यह देखिए इसी तरह के व्यक्ति मार्क्स जो कह रहे हैं उसी पर एक आया वामपंथी, जिसको साम्यवादी या साम्यवादी पार्टी भी कह सकते, इसी का नाम समाजवादी पार्टी। अब कुछ भी आपको दे सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस का, अखिल भारतीय किसान सभा का वामपंथी से जुड़ाव कैसे हो, समाजवादी से उनका संबंध पर प्रकाश डाल। तो आपको ध्यान रखना है कि वामपंथी क्यों कहे, इनके भी कुछ मेंबर जीतते थे, लेकिन इनके मेंबर की आदत होती थी सदन में जब बैठते तो बाईं ओर आके बैठते, भले दायां में सीट आगे खाली रहे, पीछे बैठेंगे बाएं बैठे। तो धीरे धीरे जब लोग देखे कि लक्षण के लोग इधर बैठते हैं तो ये लोग बोलने लगे कि लोग बामा बैठता है वामपंथी, बायां सोचने वाला। कैसे इस क्लास में कुछ लोगों का एकदम अपना माइंड सेट हो जाएगा कि सीट भले इधर खाली रहे लेकिन कोना धरना, ऐसा रहता है ना जी कि सीट कहीं खाली हमको बस वहीं बैठना है, वहां से हमको गलियारा से बड़ा बढ़िया अच्छा लगता है। तो जब वहीं बैठते जाएंगे तो इधर के लोग कहेंगे कि देखिए पीछे के वामपंथ जो लोग हैं उनसे पूछा। तो अब बताइए वामपंथ नाम क्यों पड़ा, समझ रहे हैं? ये इनकी बात है कि समाज के सब लोग एक, न किन्हीं के पास भूमि का संकेंद्रण हो और न ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भूमिहीन, सबके पास बराबर भूमि रहे, ये समाजवाद का थ्योरी। और ऐसी थ्योरी कौन दी? मार्क्स। अब ध्यान दीजिए स्वामी जी जब कांग्रेस में मोह भंग हुआ तो इस विचार से बड़ा प्रभावित, यहां तक कहा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती मार्क्स के देसी संस्करण तैयार हो। अब देखिए मार्क्स के देसी संस्करण, अब तुमको क्वेश्चन इसी से बना दे, स्वामी सहजानंद सरस्वती मार्क्स के देसी संस्करण, इस विषय को स्पष्ट करें। तो बस कई लड़का यही नहीं समझेगा कि देसी संस्करण क्या कहा। देसी संस्करण का मतलब है मार्क्स जर्मन का है, मार्क्स के विचारों पर रूस में क्रांति हुई और उन विचारों को हूबहू भारत में लाने के लिए तैयार हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जब कांग्रेस से मोह भंग हुआ तब। इसीलिए उनको कहा गया कि मार्क्स के देसी संस्करण हो गए। ये भी उन्हीं बातों को कह रहा है जो मार्क्स कहा, भूमि का पुनर्वितरण हो, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो, सबको भूमि बराबर बराबर दिया जाए। मार्क्स भी इसी तरह की बात करता। मार्क्स भी वही कहता कि कोई कौवा को देखो अमीर है, कोई कौवा नजर आता है कि 4 तला घोंसला बनाया है, 3 तला किराया लगा के एक में रहता है, ऐसा है क्या? नहीं। कोई कौवा को देखो कि 5 उंगली में अंगूठी लगा के रखा है, बहुत अमीर है, सब बराबर। मार्क्स यही कहते हैं कि ईश्वर किसी को अमीर गरीब नहीं बनाते। ईश्वर को बताओ किसी बच्चे के जन्म के समय गला का हार लेकर जन्म लिया, सब बराबर। और हम लोग यहाँ भेदभाव करके अमीर गरीब समाज को खराब करते हैं। इसीलिए मार्क्स कहता है कि हमारा वर्ग विहीन समाज हो, न कोई अमीर वर्ग हो न गरीब वर्ग हो, सब बराबर है। यही चीज अब स्वामी सहजानंद सरस्वती का, और स्वामी सहजानंद सरस्वती कुछ वामपंथी के प्रभाव में आए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रमुख वामपंथी हैं राहुल सांकृत्यायन।
राहुल सांकृत्यायन, दूसरा आप लोग पीटी में पढ़े होंगे कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राम मनोहर लोहिया, ये सब जो व्यक्ति देख रहे हो, ये सब व्यक्ति मार्क्सवाद के अच्छे व्यक्ति पुरोधा है भारत। और इन लोगों के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जब मिल गए तो 1938 में पटना में बकास्त आंदोलन शुरू किया। ये अब शुरू हुआ कि जो बकास्त किसान हैं, जिनकी भूमि नहीं है, लोग पटना पहुंचे। ये लोग भी निमंत्रण दे रहे हैं, स्वामी जी भी सभा में बोल रहे हैं। पहली बार पटना में किसानों की इतनी बड़ी भीड़ लगी। बकास्त आंदोलन इतना फेमस हुआ कि अंग्रेजों ने भूमि सुधार के लिए कई कानून पारित किया। अब सोचो स्वामी जी का प्रभाव कितना बढ़ गया, अंग्रेज ने भूमि सुधार के कई कानून लाए। अभी स्वामी जी फॉर्म ही धरे थे कि उसी बीच 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो वामपंथी लोग चूंकि रूस के विचार से प्रेरित और रूस इस लड़ाई में शामिल थे, रूस इंग्लैंड की तरफ से ही थे, तो इसीलिए जो वामपंथी लोग हैं वो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं कीजिए, हम लोग को इंग्लैंड का ही साथ देना चाहिए, लड़ाई हो रहा। और इस समय गांधी जी सब शुरू कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे। तो फिर स्वामी जी को साथ अंग्रेज बदमाशी किया, मौका अच्छा मिल रहा है, इसको वामपंथी कहा नहीं, अभी संकट मत बढ़ाइए, अभी लड़ाई चल रही है, अभी हम लोग कुछ करेंगे तो अंग्रेज कमजोर हो। स्वामी जी कहे कि वो तुम भी वैसे ही, बढ़िया तो हमारा कांग्रेस ही था, लेकिन कांग्रेस में किसान की तरफ कुछ नहीं बोलता। तो इस समय वो मेन एक व्यक्ति के प्रभाव में आए हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अब सोचिए सुभाष चंद्र बोस पटना आते तो सीताराम आश्रम पहुंचते, स्वामी जी से भेंट कर, स्वामी जी एकदम चार्ज कर रहे हैं कि अगर कोई है व्यक्ति देश के लिए त्याग करने वाला तो आप ये उनको कहते कि नहीं हम देख रहे हैं देश के लिए त्याग आपसे ज्यादा कौन करेगा, घर सब छोड़ के, और जिस घराने से आप ताल्लुकात रखते हैं उसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो किसानों का शोषक। और देखिए सुभाष चंद्र बोस इनके बड़ा पक्षधर रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में स्वामी जी को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा। जब जैसे ही जेल गए तो सोचो कि 28 अप्रैल को सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा किया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड स्वामी सहजानंद दिवस आज। अब सोचिए इनके नाम से एक दिवस घोषित किया। और जेल रहने के बाद, जेल वगैरह जाने के बाद भी वे जब निकले तो कहे कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो, तमाम बात किए। हम लोग को 1947 में देश की आजादी मिल गई। आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। स्वामी सहजानंद सरस्वती फिर कह रहा है कि जमींदारी उन्मूलन, उन्हीं का मेन सोच। और अबर श्री कृष्ण सिंह भी तैयार हुए। इन किसान सभा के मांग पर ही भारत में जमींदारी उन्मूलन का अधिनियम लाया गया और पारित किया गया। भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और जमींदारी उन्मूलन के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 1950 में हुई। जो किसानों की आवाज थे, किसानों की मांग को पूरा करवा करके समझिए तभी जाकर खत्म। तो इनके बारे में अब जो इनका कार्य है, इन सभी चीजों को हम लोग को लिखना है, कांग्रेस से लेकर के वामपंथ और फॉरवर्ड ब्लॉक तक। तो अब हम लोग इन बातों को करेंगे। इसके बाद तब स्वामी सहजानंद सरस्वती खत्म। अब सुन लीजिए, अब हम पढ़ाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें थोड़ा गहराई से इस बार पढ़ा देंगे क्योंकि हमेशा के लिए तुम्हारा काम आ जाए। 1857 का विद्रोह, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। फिर जस्ट 1885 किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, पिछले बार का क्वेश्चन आ चुका, तो उसको चलेंगे। फिर 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। संभावित है कि एक क्वेश्चन इधर उधर छटपटाएगा तो यहां भागे, इसलिए 1905 भी पढ़ाएंगे। 5 के बाद स्टॉपेज 17 चंपारण सत्याग्रह पढ़ चुके। 17 के बाद फिर सीधे असहयोग को भी पढ़ाएंगे, सविनय वो भी पढ़ाएंगे, भारत छोड़ो फिर वो भी पढ़ाएंगे। एक आध क्वेश्चन और निकालेंगे। तो इतना के बाद उम्मीद है कि कहीं इधर उधर स्लिप नहीं करे, तो ये पूरा पढ़ा देंगे। तब उसके बाद लास्ट थाउट चिंतन पर चले। तो आपका ये पूरे सेक्शन आपका कंप्लीट करके जैसे ही चिंतन लिखेंगे, चिंतन लिखते ही समझ लेना कि चिंता खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट टॉपिक हिस्ट्री का है। गांधी, नेहरू, टैगोर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जो बोलोगे सब मिलाकर के भी क्लास होगा तो 15, 16, 18 घंटा तक आते आते खत्म। एक दिन अगर 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास है तो 9 दिन में हो जाए। तो जैसी आवश्यकता होगी, हमको 1-1.5 घंटे से ज्यादा जरूरत भी नहीं है। थाउट 18 घंटे लेकिन सुनना होगा चिंतन तुम, तो 18 घंटे के थाउट की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपका देखते देखते हिस्ट्री का सिलेबस ट्रेन हो जाएगा एकदम इसी स्पीड में, एकदम इतने कछुआ गति। उम्मीद रहेगा कि फिर जो क्वेश्चन आएगा तुम कंफर्टेबल पाओगे कि नहीं, हमसे आराम से लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन अनिवार्य करे, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। तो चलिए अब इसमें हम लोग अभी लिख दे, नीचे लिख दे, बोलो उधर हेडिंग क्या चल रहे थे, विचार सिद्धांत के बाद क्या था, राजनीतिक दल के साथ। चलिए तो नीचे पहले हेडिंग दे दो, विभिन्न राजनीतिक दल और स्वामी सहजानंद सरस्वती। विभिन्न राजनीतिक दल और स्वामी सहजानंद सरस्वती। विभिन्न राजनीतिक दल और स्वामी सहजानंद सरस्वती। नीचे लिखे। आपको याद होगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया, 1929। सोनपुर मेला लिखाया था ना तुम लोगों को। 20 के बाद ही प्रवेश किया, 29 आते सक्रिय हो गए और तब 34 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिए और 11 अप्रैल 1936 से अलग मेन रूप से चल दिए। तो लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों को भगवान मानकर, किसानों को भगवान मानकर, उनके शोषण के विरुद्ध उनकी आवाज बनकर, उनके शोषण के विरुद्ध उनकी आवाज बनकर, आवाज बनकर स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1920 से अपनी सक्रिय भागीदारी प्रारंभ किया। 1920 से अपनी सक्रिय भागीदारी प्रारंभ किया, सक्रिय भागीदारी प्रारंभ किया। बिहार के बिहटा को अपना केंद्र बिंदु बनाया, बिहार के बिहटा को अपना केंद्र बिंदु बनाया, बिहटा को अपना केंद्र बिंदु बनाया और किसानों के, और किसानों के सभी शोषणकर्ता, सभी शोषणकर्ता चाहे अंग्रेज हो या जमींदार, चाहे अंग्रेज हो या जमींदार या साहूकार, या साहूकार,
या साहूकार अपनी आवाज बुलंद किया, उनके खिलाफ उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया, उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया। 1934 के भूकंप त्रासदी में किसानों के सहयोग दिलाने के मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद हुए। पहला पॉइंट तो आप समझ लो कि इस समय इंपॉर्टेंट रोल कौन है? 34। अभी सब बात मत याद है गांधी से क्यों मतभेद हुआ। गांधी कहे कि हम किसान को मदद किससे करवाएं? दरभंगा महाराज से। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहे तो वही तो बदमाश है, उसी के खिलाफ आवाज उठाना है और उससे मदद लेंगे। और टैक्स देता है दरभंगा महाराज को, दरभंगा महाराज किसको देता है? अंग्रेज को। अंग्रेज से मदद दिलाएंगे, इसको हटाना, इसको बीच से उन्मूलन करना है। और देखे कि गांधी जी इनका भक्त बने हुए हैं, तो ठीक है आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता किसान सभा, और यही किसान सभा बनेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखे उन्होंने 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा, इन्वर्टेड कॉमा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर पूरे देश में किसान के शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद किए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के सभी मांग को रखा गया, किसानों के सभी मांग को शामिल किया गया, जिसके कारण स्वामी जी कांग्रेस के साथ हुए। किसानों के समर्थन से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस से किसानों की अपेक्षा बढ़ गई। वे अपने शोषण के विरुद्ध कांग्रेस से आवाज उठाने की सोच रखने लगे। परंतु कांग्रेस सदस्य में जमींदार और शाहूकार की संख्या अधिक होने से किसानों की मांग उनके हित से टकरा रहे थे। जिसके कारण किसानों के मांग के प्रति कांग्रेस उदासीन बना रहा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। एक वर्ष के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसानों के प्रति उदासीनता ने स्वामी सहजानंद सरस्वती का कांग्रेस के प्रति मोह भंग कर दिया।
इसके बाद वे वामपंथ के प्रभाव में आए। इसके बाद वे वामपंथ के प्रभाव में आए। इसके बाद वे वामपंथ के प्रभाव में आए। वामपंथी विचारों ने इन्हें इतना प्रभावित किया, कि वे मार्क्स के देसी संस्करण कहलाए। प्रमुख वामपंथी राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा इत्यादि सभी स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ हुए। 1938 में पटना में बकास्त सभा का आयोजन किया गया। बकास्त सभा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों किसान भाग लिए। किसानों की उग्रता और विस्तार को देखते हुए, और आंदोलन विस्तार को देखते हुए अंग्रेजों ने कुछ भूमि सुधार कानून भी लाए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती की निकटता सुभाष चंद्र बोस से हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब स्वामी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो 28 अप्रैल को इन्वर्टेड कॉमा में फॉरवर्ड ब्लॉक स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस मनाया गया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। निर्विवादित रूप से, बिना किसी विवाद के, निर्विवादित रूप से यह कहा जा सकता है, ये जस्ट निष्कर्ष हो गया। निर्विवादित रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के सच्चे नेता और उनकी आवाज थे। उनकी मांगों, उनके द्वारा किसानों के पक्ष में किए गए मांग की प्रेरणा से ही भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। आजीवन उन्होंने किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। जमींदार घराने से ताल्लुकात रखने के बावजूद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात कही।
चलिए, तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात हो गई। अब बताइए स्वामी सहजानंद सरस्वती पे आपको 2 पीएनआर लिखना रहेगा तो नहीं लिख दोगे? पूरे ओवरऑल मिला के रहेगा, खूब आराम से आपके लिखा जाएंगे इसमें। अब इसमें हम लोग चलेंगे 1857 के विद्रोह। क्वेश्चन पहले हम करेंगे, उसके